तो भारत के एजुकेशन सिस्टम में ना कभी-कभी कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जो पूरे देश को हिलाकर रख देती हैं। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसे ही मैसिव मुद्दे की तह तक जाएंगे, 2024 की नीट कंट्रोवर्सी। मतलब ये सिर्फ एक एग्जाम का इशू नहीं रह गया है, अब ये एक पूरे सिस्टम पर उठा सबसे बड़ा सवाल बन चुका है। तो चलिए इस पूरे मामले को एकदम आसान भाषा में और डिटेल में समझते हैं। अब जरा इस नंबर पर ध्यान दीजिए, 24 लाख। सुनने में लगता है बस एक मैथमेटिकल फिगर है, राइट? पर एक्चुअली ये 24 लाख अलग अलग और बहुत कीमती सपने हैं। बच्चों की सालों की दिन रात की मेहनत, उनके पेरेंट्स का सैक्रिफाइसेस, सब कुछ एक उम्मीद पर टिका होता है। जब इतने मैसिव स्केल पर बच्चे के एग्जाम दे रहे हो तो आप लोग खुद सोचिए, किसी भी लेवल की चूक का असर कितना बड़ा हो सकता है। ओके, तो मुद्दे की जड़ तक चलते हैं। नीट यानी नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट। इंडिया में अगर किसी को डॉक्टर बनना है ना, तो ऑफिशियली यही एक सिंगल रास्ता है। और ये कोई आम कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं है, इसे आप एक लिटरल वॉर की तरह समझ लीजिए, जहां सालों की रिलेंटलेस प्रिपरेशन एक छोटे से इंटेंस बॉटलनेक पर आकर अटक जाती है। एक एक मार्क से रैंक हजारों में आगे पीछे हो जाती है। इस कट थ्रोट कॉम्पिटिशन में जब पेपर लीक जैसी बात उठे तो नेचुरली बवाल तो मचना ही था। और ठीक यहीं से शुरू होता है ये सबसे बड़ा, सबसे सीरियस सवाल। आखिर इन लाखों बच्चों के सपनों का सौदा कर कौन रहा है? क्या सिस्टम में वाकई कोई इतना बड़ा लूप होल था, या फिर कुछ शैडोई फिगर्स हैं जो प्रॉफिट के लिए इस पूरी मशीनरी को मैनिपुलेट कर रहे हैं? आज हम बस इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढने निकले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इस कंट्रोवर्सी के स्टार्टिंग पॉइंट की, यानी वो अनएक्सपेक्टेड और सच कहूं तो मैथमेटिकली इम्पॉसिबल स्कोर्स की। डेट थी 4 जून 2024। पूरा देश नेशनल इलेक्शन रिजल्ट्स में एकदम बिजी था और बिल्कुल उसी धुन में चुपचाप नीट के रिजल्ट्स डिक्लेयर कर दिए गए। लेकिन जिन बच्चों ने दिन रात एक कर दी थी ना, उनकी बारीक नजरों से कुछ नहीं बचा। रिजल्ट आते ही उन्होंने ऐसी मैथमेटिकल अनोमलीज नोटिस की जो बिल्कुल लॉजिकली हजम नहीं हो रही थी। और वही एक छोटी सी स्पार्क आने वाले दिनों में एक पूरे देशव्यापी आक्रोश में बदल गई। अब इस मैथमेटिकली इम्पॉसिबल बात को जरा क्लियरली समझते हैं। देखिए, नीट में मैक्सिमम स्कोर होता है 720 और वहां नेगेटिव मार्किंग बहुत स्ट्रिक्ट है। अगर आपने एक क्वेश्चन छोड़ा तो मैक्सिमम मार्क्स आएंगे 716। अगर एक क्वेश्चन गलत कर दिया तो पेनल्टी मिलाकर सीधे आप 715 पर आ जाएंगे। लेकिन जब रिजल्ट्स आए तो शॉक ये था कि कुछ बच्चों के स्कोर थे एग्जैक्टली 718 और 719। मतलब कैसे? ये लिटरली एक स्मोकिंग गन थी जिसने प्रूव कर दिया कि हाँ, सिस्टम में कुछ तो गड़बड़ जरूर हुई है। जैसे ही इन असंभव अंकों का सच पब्लिक हुआ, सोशल मीडिया पर तो मानो एक तूफान आ गया। #नीट स्कैम लिटरली आग की तरह फैलने लगा। लाखों लोग डिमांड्स करने लगे कि भाई क्या पेपर सच में लीक हुआ है या फिर किसी खास ग्रुप को अनफेयरली फेवर किया गया है। हर किसी को इन नंबर्स का सच जानना था। तो आवाज उठने के बाद ऑब्वियसली एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी का आगे आना बनता था। चलिए उनके ऑफिशियल ग्रेस मार्क्स वाले डिफेंस पर चलते हैं। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए ने अपना ऑफिशियल एक्सप्लेनेशन दिया। उनका कहना था कि कुछ स्पेसिफिक सेंटर्स पर प्रशासनिक देरी यानी एडमिनिस्ट्रेटिव डिलेज की वजह से कुछ स्टूडेंट्स का टाइम वेस्ट हुआ था। तो उस लॉस ऑफ टाइम को कॉम्पनसेट करने के लिए उन्होंने बच्चों को अतिरिक्त ग्रेस मार्क्स दे दिए। और उनके हिसाब से बस इन्हीं एक्स्ट्रा मार्क्स की वजह से लोगों के स्कोर्स जंप करके 718 या 719 तक पहुंच गए थे। लेकिन सच कहूं तो इस एक्सप्लेनेशन ने संदेह कम करने के बजाय उसको और दोगुना कर दिया। लोगों ने लॉजिकली पूछना शुरू किया कि भाई ठीक है, टाइम का नुकसान हुआ होगा, पर इसका फायदा सिर्फ एक स्पेसिफिक चुने हुए ग्रुप को ही क्यों मिला? क्या ये सच में एक जेन्युइन मिस्टेक थी या फिर एक बहुत बड़े कैलकुलेटेड कवर अप को छुपाने की कोशिश? सस्पिशन और गहरा हुआ जब एक एक्चुअल क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन ने इस केस को ओपन किया। यहाँ एंट्री होती है बिहार कनेक्शन की। बिहार पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में जो बाहर आया ना, वो वाकई रोंगटे खड़े कर देने वाला था। उन्होंने एक पूरे एजुकेशन माफिया के नेटवर्क का खुलासा किया। उनका मैकेनिक्स बड़ा क्लियर था। सबसे पहले डेस्परेट स्टूडेंट्स से लाखों रुपए की मैसिव इल्लीगल फीस वसूलना, फिर उनको एग्जाम से ठीक पहले एक साथ सेफ हाउसेज में ले जाके रखना, और तीसरा सबसे टेरिफाइंग स्टेप, लीक्ड पेपर के सवाल और जवाब उन्हें लिटरली रटवा देना। एक ऐसी जगह जहां मेहनत से आगे बढ़ना था, उसे किसी ब्लैक मार्केट सौदे में तब्दील कर दिया गया।
तो जब ये कोल्ड हार्ड फैक्ट्स पब्लिक हुए, तब असर क्या हुआ? अब हम देखते हैं उस इंटेंस इमोशनल और ग्राउंड लेवल फॉलआउट को। पूरा देश स्टूडेंट प्रोटेस्ट से गूंज उठा। दिल्ली, पटना, कोटा और लखनऊ जैसे शहर इन प्रोटेस्ट्स के एपिसेंटर बन गए थे। आप लोग तसव्वुर कीजिए, जो बच्चे हमेशा किताबों के बीच थे, वो आज चिलचिलाती धूप में सड़कों पर थे। ये सिर्फ गुस्सा नहीं था, ये उस बिट्रेयल और दर्द का आक्रोश था जो महसूस होता है जब मेहनत करने वालों का हक कोई माफिया छीन ले। और इस सब में एक छात्र की इस बात ने पूरे देश का दिल छू लिया। उसने कहा, हम 2-2 साल घर से बाहर नहीं निकले, मोबाइल्स छोड़ दिए, दोस्तों को छोड़ दिया और आखिरी में सिस्टम ने हमें ही छोड़ दिया। ये वर्ड्स इस मुद्दे को बस एब्स्ट्रैक्ट आंकड़ों से निकालकर एकदम पर्सनल लेवल पर लाते हैं। जब सिस्टम फेल होता है तो असल नुकसान नंबर्स का नहीं, इन्हीं जिंदगियों और उनकी उम्मीदों का होता है। अब जहां देश भर में इतना बड़ा हलचल हो, वहां पॉलिटिक्स का आना बिल्कुल नेचुरल है। एक तरफ विपक्ष ने जोरों शोरों से इस मुद्दे को उठाया, ये क्लेम करते हुए कि राष्ट्रीय परीक्षाएं अब सुरक्षित नहीं है और सिस्टम टेक्निकली कॉम्प्रोमाइज हो चुका है। वहीं दूसरी तरफ सरकार ने कड़ी कार्रवाई का पूरा आश्वासन दिया और प्रॉमिस किया कि इस मामले में जो भी गिल्टी पाया जाएगा उन्हें छोड़ा नहीं जाएगा। ये एक बहुत बड़ी नेशनल डिबेट बन चुकी थी। प्रोटेस्ट और पॉलिटिक्स के बाद नेचुरली बात आती है लीगल एक्शन की, और फिर सारी निगाहें टिकी सुप्रीम कोर्ट पर। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के सामने जो चैलेंज था वो लिटरली एक मॉन्यूमेंटल डिलेमा था। एक रास्ता था कि पूरे देश के उन 24 लाख बच्चों के लिए दोबारा एक नेशन वाइड रीटेस्ट करवाया जाए, जो प्रैक्टिकल टर्म्स में आसान नहीं है। दूसरा ऑप्शन था कि सिर्फ दोषियों को आइसोलेट करके सजा दी जाए, पर इसमें डर ये था कि वाकई ईमानदार बच्चों को किसी और की गलती की सजा ना मिल जाए। जस्टिस डिलीवर करना इस स्केल पर वाकई बहुत मुश्किल काम है। तो इस पूरे इंसिडेंट के बाद हमें थोड़ा पीछे हटकर देखना पड़ेगा। क्या सच में ये एक टूटे हुए एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर की कहानी है? अगर आप इस मैपिंग को ध्यान से देखें तो ये पेपर लीक का इशू सिर्फ नीट तक सीमित नहीं दिखता। ये एक रिकरिंग बीमारी जैसा है। एक तरफ हैं डेस्परेट स्टूडेंट्स और दूसरी तरफ इस डेस्परेशन को मिल्क करने वाला पेपर माफिया। बढ़ती बेरोजगारी ने इसको लिटरली एक ब्लैक मार्केट बिजनेस का रूप दे दिया है। जहां ऑनेस्टी और हार्डवर्क होना था, वहां परचेज्ड रैंक्स ने कंप्लीटली कब्जा कर लिया है। ये उन सभी युवाओं पर एक पैरासिटिक अटैक है जो ऑनेस्ट मेहनत कर रहे हैं। और आखिर में ये पूरा विश्लेषण हमें इस बेहद पावरफुल और चुभने वाले सवाल पर छोड़ता है, क्या ये पेपर माफिया आज एक्चुअली उस सिस्टम से ज्यादा ताकतवर हो चुका है जिसे उसे रोकना था? ये बस सोचना नहीं, एक रियलिटी चेक है, क्योंकि अगर इंस्टीट्यूशंस पर से ही पब्लिक ट्रस्ट उठ गया तो अगले जनरेशन की फाउंडेशन कैसे बचेगी? आप लोग जरूर सोचें कि आखिर इस बीमारी को जड़ से कैसे मिटाया जा सकता है। इस डीप डाइव एक्सप्लेनर को समझने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।